ये हमारे पास हमारा क्वेश्चन पेपर 1-2 मई जून 2021। क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन ही इन्होंने डायरेक्टली डेटाबेस से स्टार्ट किया है। Raj owns how that other people rent from him. He has a database that stores details about the people who rent houses. And the houses they rent. The database house rentals has the following structure. अब देखो मैं स्ट्रक्चर पे पहले बात इसलिए कर रहा हूँ ताकि अगर आपको ERDs अगर ये आगे बनाने को भी कह दे तो आपके लिए सिंपली हो। कस्टमर का टेबल है, कस्टमर के टेबल में कस्टमर आईडी इज एक्टिंग एज अ प्राइमरी की है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम डेट ऑफ बर्थ एंड ईमेल। सही। सेकंड हमारे पास हाउस है, हाउस आईडी इज एक्टिंग एज अ प्राइमरी की, हाउस नंबर रोड टाउन बेडरूम बाथरूम। मींस कस्टमर और हाउस का फिलहाल हमारे पास कोई लिंक, हमारे पास लिंक कैसे रेंटल से। रेंटल आईडी इज द प्राइमरी की, कस्टमर आईडी इज द फॉरेन की फ्रॉम द कस्टमर टेबल, हाउस आईडी इज द फॉरेन की फ्रॉम द हाउस टेबल। तो अगर हमें इसकी ERDs बनाना हो तो बहुत सिंपल से इसका ERD बन रहा है। Now, give the definitions of the following terms using an example from the database house rentals for each definition. Field क्या होती है? Sir, a field is a column in the table. For example, the customer ID in the table customer. Okay, a column in column से better हम क्या कहते हैं? Field is an attribute of the table. याद है मैंने कहा था जितनी भी फील्ड्स होती हैं सारी की सारी क्या होती हैं, उस टेबल की एट्रीब्यूट्स होती है, उस टेबल की क्वालिटीज डिफाइन कर रही होती है। एट्रीब्यूट of the table or you can even write attribute of the entity. एग्जाम्पल आपके पास बहुत सारी, जैसे अभी आपने कहा कस्टमर आईडी फ्रॉम द टेबल कस्टमर, यू कैन इवन राइट हाउस आईडी फ्रॉम द टेबल हाउस। जितने सारी फील्ड्स हैं आप आराम से एग्जांपल्स दे सकते हो। हम यहाँ पे एंटिटी क्या होती है? टेबल। टेबल सर, जो कि किसी भी चीज के बारे में डाटा स्टोर कर पाए, चाहे वो इंसान हो या कोई ऑब्जेक्ट हो। चाहे वो इंसान हो या ऑब्जेक्ट। नॉर्मली हम एंटिटीज को ऐसे लेके चले जाते थे कि ये एक टेबल है। अब टेबल में बेसिकली क्या हो रहा होता था, हम कहते थे ये इसका टेबल है। सपोज अगर मैं कहता हूँ कि ये स्टूडेंट इज एन एंटिटी, if student is an entity means I'm storing data about student on in my table। Basically मैंने student का table बना दिया। So simply I can write anything of which data is being stored। यहाँ पे ऊपर के एग्जांपल के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे पास हमारा एक कस्टमर भी एक एंटिटी है, हाउस एक एंटिटी है, फॉरेन की Sir, a field that is linked to a primary key in another table. okay, you can write this or simply we can say yeah, just like house ID app field linking two tables। House ID
in table rental। तो आपके पास बेसिकली इसमें एक मार्क आपको डेफिनेशन का दिया है, एक मार्क आइडेंटिफाई करने के लिए दिया है, जो भी आप एग्जांपल, लेकिन याद रखना एग्जांपल आपको अपनी मर्जी से नहीं देनी, क्योंकि इसने कहा है कि जो हाउस रेंटल डेटाबेस है उसमें से उठा के लेकर आनी है। आई गेस ये तो मुश्किल नहीं होगा कुछ भी। Tick one box to identify whether the database house rental is in third normal form or not in third normal form. Justify your choice using one or more examples from database house rentals. है सर नहीं है? पहले वाले में टिक लगा दें। पहले वाले में टिक लगा दूं, क्यों? Sir, because all the fields are dependent on the primary key. Okay. अच्छा, अब सबसे पहले हम आ जाते हैं कि हमारा थर्ड एनएफ कहता क्या था। Jared, what was the condition for a table to be in third NF? All non-key attributes should be independent. All non-key attributes should be not Independent. मतलब मींस ट्रांजिस्टिव फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए थी हमारे पास। तो यहाँ पे आप चेक कर लो ये क्या ट्रांजिस्टिव फंक्शनल डिपेंडेंसी मींस आ रही, नॉन की एट्रीब्यूट पे डिपेंडेंट है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, जाहिर सी बात है सबके लिए सब ये यूनिक होगा, किसके लिए? कस्टमर आईडी के लिए। हाउस नंबर, रोड, टाउन, बेडरूम्स, बाथरूम, ये सारे के सारे भी किस पे डिपेंडेंट होंगे? हाउस आईडी पे। कस्टमर, किस कस्टमर ने कौन सा रेंट किया उसको रेंट आईडी मिलेगी, उस हिसाब से उसको हाउस आईडी मिलेगी। मंथली कॉस्ट एंड डिपॉजिट पे, ये भी सारा क्या क्या है हमारा सारा का सारा रेंटल आईडी पर ही डिपेंडेंट नजर आ रहा है। which means my this database is in 3NF. And why is that? Because all my fields in the tables are fully dependent on primary key. आपका एक मार्क आता है आपको इसका, it's in 3NF. And now you need to write, you need to give the justification. Justify your choice using one or more examples from the database 3NF. So if you are just saying it's in 3NF, इसका हो सकता है 1 आपने टिक करने का कोई भी प्राइमरी की क्या है टेबल में। जब प्राइमरी की देखो, मैंने कहा था ना टेबल डेफिनेशन से प्राइमरी की आप आराम से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? ये जो अंडरलाइंड होती है ना, ये प्राइमरी की होती है। सही। तो हमारे पास सारी की सारी जो फील्ड है वो फुली फंक्शनल डिपेंडेंट है। यू कैन सिंपली राइट ऑल फील्ड्स in tables are fully dependent एग्जाम्पल आप कुछ भी दे दो, आप रेंटल की दे दो, आप हाउस की दे दो, आप कस्टमर की दे दो, क्योंकि इसने मांगा है कि आपको एग्जाम्पल देनी है टू जस्टिफाई योर चॉइस। नहीं बेटा, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डिपेंडेंट होने का मतलब पता है क्या होता है? सपोज ये फर्स्ट नेम का कॉलम है एंड ये लास्ट नेम, ठीक है। ये मेरे पास मेरी कस्टमर आईडी 1001 पे अगर मैंने कहा कि यहाँ पर
Wali, what's your full name? Wali Khan. Okay. अब मैंने फर्स्ट नेम लास्ट नेम का बेसिकली दोनों का डिपेंडेंट होने का मतलब ये हुआ कि अब जब भी इस कॉलम में वली आएगा, इस कॉलम में खान आएगा, ये होता है कि इन दोनों फील्ड्स पर डिपेंडेंट है, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। ये तो कस्टमर आईडी 1002 पे हो सकता था वली के साथ या तो मोहम्मद वली आ रहा हो, या वली आगे कुछ और नाम आ रहा हो, वली उल्लाह आ रहा हो। तो ये अगर इस तरीके से है, दिस मीन्स कि कस्टमर आईडी चेंज होने के बाद भी इन दोनों का आपस में रिलेशन सेम रहा। ये इत्तेफाक की बात नहीं है कि वली खान ही है, हर बार ये कंफर्म बात हो जाए कि वली के साथ खान ही आना है, तो ये दोनों आपस में डिपेंडेंट है। ओके ओके सर। अच्छा, आपने एग्जांपल देनी है तो आपने एग्जांपल सिंपली, चलो ये एग्जांपल दे देते हैं कि कस्टमर आईडी all fields in customer table is dependent on, किस पे डिपेंडेंट होंगे? All fields in customer table is dependent customer ID. चलो कुछ सीक्वल तो थोड़ी बहुत दी इसने। याद रखना सीक्वल आपके मार्क्स आपको इजीली गेन करवा सकती है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको चाहिए। एग्जाम्पल डेटा फ्रॉम टेबल रेंटल आर गिवन, ठीक है, रेंटल आईडी, कस्टमर आईडी, हाउस आईडी, monthly cost, deposit paid, okay. Complete the following data definition language statement to define the table rental. सर पहला तो आ जाएगा क्रिएट टेबल रेंटल, फिर उसके बाद मुझे समझ नहीं आ रहा। आपने कहा टेबल रेंट, सही है। अनस इज सेइंग हाउस आईडी क्या हो गया हमारे पास? हाउस आईडी यहाँ पे चेक कर लो क्या आ रही है, अल्फाबेट्स और न्यूमेरिक सेम मिक्स है, तो मिक्स हमेशा हम क्या लिखते हैं? वार्चा। मंथली कॉस्ट, कॉस्ट की जब भी बात की जाती है तो वही एएस ओ लेवल्स वाला सीन दिमाग में याद है? नहीं बेटा, इंटीजर नहीं लिख सकते अनस, क्योंकि देखो यहाँ पे डेसिमल वैल्यूज है। डेसिमल वैल्यूज के लिए आप या तो उसको रियल लिख सकते हो, सबसे बेस्ट जो है, क्योंकि कॉस्ट की बात की जा रही है, वैसे रियल भी लिखा जा सकता है, लेकिन कॉस्ट की बात की जा रही है, कॉस्ट हमेशा आप करेंसी या सही। सर मंथली कॉस्ट का ये रियल नहीं लिख सकते? रियल लिख सकते हैं, मैं कह रहा हूँ रियल के, रियल से ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जब भी कॉस्ट की बात की है ध्यान में रख लेना, जब भी पैसों की बात की जाए डेटाबेस के अंदर करेंसी लिख दिया करो। और रेंटल आईडी, रेंटल आईडी क्या है हमारी? प्राइमरी की थी, याद करो जब मैंने डेटाबेस पढ़ाया था मैंने कहा था प्राइमरी की बनाने के दो तरीके हैं, एक तो या तो लास्ट में लिख दो, यहाँ पे मैं यहाँ लिख सकता था रेंटल आईडी नॉट नल, और आगे इसके आगे ही लिख देता प्राइमरी की, तो ये दोनों तरीके हमारे पास होते हैं।
तो यहाँ तो इस तरह भी प्राइमरी की बनाई जा सकती, लेकिन इसने इस तरह नहीं बनाई क्योंकि इसको इस हिसाब से इस तरह बनवानी थी। फॉरेन की इसने अभी ऐड नहीं की है, फॉरेन की भी चाहे तो हम इसमें ऐड करवा सकते हैं। आई गेस फॉरेन की ऐड करनी होगी, हम कैसे ऐड करेंगे? 2 फॉरेन कीज की लाइंस आएंगी। सिंपली हम लिखेंगे फॉरेन की किसको बनाना था? कस्टमर आईडी रेफरेंसेस कस्टमर के टेबल से कस्टमर आईडी। मैं ऑल्टर टेबल की बात नहीं कर रहा, मैं इसमें सिंपली इसमें ऐड कर रहा होता। हाँ, वो आपसे आगे क्वेश्चंस आगे जाते हुए पता चल जाएगा कि इसमें आगे क्वेश्चंस में से आपसे बनवा सकता है कि अब जैसे मैंने ये एक ऐड कर दिए, ठीक है, अब मुझे ये होता है कि मुझे इसने खत्म करा दिया टेबल और आपसे पूछता है कि इसमें एक फॉरेन की ऐड करना मैं भूल गया, मैं कैसे ऐड कर सकता हूँ? तो आई विल जस्ट सिंपली राइट ऑल्टर टेबल, फिर ऐड फॉरेन की। कौन सी फॉरेन की ऐड करनी है आपको? हाउस आईडी है ना हमारी, हाउस आईडी रेफरेंसेस हाउस, टेबल नंबर, टेबल नेम हाउस है और आपकी फील्ड नेम क्या है? हाउस आईडी। तो आप उसके बाद ये क्वेश्चन इस तरह भी घुमा सकता है। डीएमएल में आ गई है। हाँ, फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए ऑफ ऑल द कस्टमर्स हु हैव नॉट पेड देयर डिपॉजिट। अच्छा, अब हम क्योंकि कस्टमर के टेबल से इसने मेरे ख्याल से नहीं, चलो हमें चाहिए फर्स्ट नेम लास्ट नेम उन सब का जिन्होंने डिपॉजिट पे नहीं किया। डिपॉजिट कहाँ पर है? ये रहा। क्या कैसे करूंगा? आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, काइंडली मुझे चैट पे सेंड करो कि ये वाला कैसे किया जाए। पहले तो मुझे इनर जॉइन लगेगा, बता दिया है, अब चलो जल्दी से लगा के बताओ। टेक 2 मिनट्स। नाउ write a data manipulation language script to return the first name and last name of all customers who have not paid their deposit. Okay, we need to return only first name and last name, means हमें सिर्फ इन दोनों को सेलेक्ट करना है। कंडीशन हमारी डिपॉजिट पेड पे बन रही थी, मतलब यहाँ पे सिर्फ आएगा वेयर। मेन हमें इन दोनों टेबल्स को लिंक करवाना, तो यू विल सिंपली राइट सेलेक्ट, टेबल्स फील्ड्स के नेम में यहाँ से देख लेता हूँ। फर्स्ट नेम लास्ट नेम डिपॉजिट पे, और टेबल के नाम क्या है हमारे पास? कस्टमर और रेंटल। ओके, स्टार्ट करते हैं। सेलेक्ट फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम। अच्छा, मैंने एक और प्रैक्टिस कही थी कि जब भी हम इनर जॉइन लगाते हैं तो हम टेबल्स के नाम पहले शुरू में लिखते हैं। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि आप एक ही टेबल से ही 2 चीजें सेलेक्ट कर रहे हो। अगर 2 मल्टीपल टेबल से सेलेक्ट कर रहे होते तो हम वो काम करते हैं, लेकिन चलो मैं वही प्रैक्टिस लेके चलता हूँ। आपने कहा कस्टमर डॉट फर्स्ट नेम कॉमा कस्टमर डॉट लास्ट नेम। ये दोनों आपको सेलेक्ट करने थे। फ्रॉम विच टेबल? फ्रॉम कस्टमर टेबल। यहां तक तो आपकी पुरानी वाली कहानी आ गई। अब आपको बेसिकली दूसरे टेबल को भी लेकर आना है इसमें। तो दूसरे टेबल को लाने के लिए हम क्या लिखते हैं? फ्रॉम कस्टमर टेबल इनर जॉइन। आप लोगों ने सब लोगों ने क्या किया था? या तो इनर जॉइन का वर्ड यूज नहीं किया था,
या इनर जॉइन का वर्ड यूज किया है तो उसका आगे टेबल का नाम यूज नहीं करता। इनर जॉइन किसके साथ? रेंटल के साथ, ऑन। अब इन दोनों का इनर जॉइन किस बेसिस पे बन रहा था? कस्टमर टेबल की कस्टमर आईडी इज इक्वल्स टू रेंटल टेबल की कस्टमर आईडी। यहां तक आपका कंप्लीट होता है। अब आपको कंडीशन डालनी है वेयर डिपॉजिट पेड इज इक्वल्स टू नो। सेमीकोलन मींस आपकी यहाँ पे कमांड पूरी एंड हो जाती है। Okay. Those who have written deposit paid or deposit anything is equals to false. बेटा एक चीज का ख्याल रखना कि आपके पास टेबल में डेटा इन्होंने पहले से बता दिया था कि उस टेबल में या तो डेटा यस पड़ा हुआ या नो पड़ा हुआ। So instead of writing true and false, try to write those things which are already given in the table. Clear? Yes, sir. Please DML की प्रैक्टिस करो वरना मार्क्स लूज कर जाओगे। Okay, ethics. To be honest, I hate doing ethics questions in paper. Anyways, Aisha manages a team of software developers. Explain the reason why it is important that Aisha acts ethically in relation to her team members. क्यों करेंगे भाई? Code of ethics. To make sure the members feel valued और ताकि वो काम अच्छे से करे अपना। या देखो एक सिंपल सी बात है कि मैनेजर अगर अच्छा होता है ना तो टीम आपकी ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड रहती है। सो हर टीम stays motivated and will work well. उसके अलावा रेपुटेशन का तो कह सकते हैं, लेकिन जैसा अभी यहाँ पे मुझे आई गेस वली ने आई गेस बताया या एंड विल वर्क वेल। सो अगर जब वो अच्छा काम करेगी टीम, सो टीम विल बी प्रोडक्टिव, टीम विल बी लॉयल, क्योंकि देखो एक बात याद रखना कि while making a team, loyalty is the most important part. आपके टीम मेंबर्स अगर आपके साथ लॉयल नहीं है, और वो लॉयल तब कब नहीं होंगे जब आप उनके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करोगे। तो आज जब अच्छे से बिहेव नहीं करोगे टीम लॉयल नहीं होगी। जब आपको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी वो आपको छोड़ के चले जाएंगे, और वो जब छोड़ के जाएंगे एक कंपनी के लिए उसकी टीम ज्यादा मैटर करती है। अब एक सिंपल एक फैक्ट्री के अंदर लेबर ज्यादा मैटर करती है या लेबर के जो ओनर्स वगैरह होते हैं या जो मैनेजर्स वगैरह होते हैं? मैनेजर्स मैटर करते हैं, बट वो अगर मैनेजर्स ही अच्छे ना हो तो आपकी टीम आपके पास कभी भी नहीं रहेगी। अक्सर देखा होगा कि कभी भी किसी स्कूल वगैरह के हेड्स वगैरह चेंज होने के बाद टीचर्स में काफी चेंजेस आ जाती है। क्यों? क्योंकि नए आने वाले हेड के हो सकता है वैसा बिहेवियर ना हो अपने पुराने एम्प्लॉयज के साथ, तो वो पुराने एम्प्लॉयज फिर भागने की करते हैं कहाँ पर? जहाँ पे वो नया हेड गया होता है।
The team are developing a computer game where the user plays a board game such as chess against the computer. Describe how the computer would use artificial intelligence to play the board game. Artificial intelligence to calculate the player's moves. AI will predict future moves. उसके अलावा 3 मार्क के लिए देखो एआई की जब भी बात कर दी जाए ना, तो एआई का एक बात ख्याल रखना, एक नॉर्मल कंप्यूटर और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या फर्क है। ये मैंने मुझे याद नहीं, मैंने किसी एक के पेपर में लिखा भी था कि एआई लर्न्स फ्रॉम previous mistakes. Yeah, AI learns from its previous mistakes. So AI will predict future moves and will learn from its previous mistakes. So in future, it can predict much better. Their decisions. Yeah, मैंने कहा ना AI will predict future moves, तो आप बेसिकली यहाँ पे decisions की तो बात कर रहे हो। एक और चीज का याद रखना, एआई के अपनी मिस्टेक से कब सीखता है, एआई को हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कंप्यूटर को बता दिया, एक नॉर्मल सिंपल सी बात है, आपसे भी अगर चेस गेम खिलवाया जाए 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, लेकिन हो सकता है आपके नंबर ऑफ मिस्टेक्स या आपके रिपीट करने के चांसेस हो सकते हैं, इंसान है, गलतियां हमसे हो जाती है। बट एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर का ये कि उसने एक बार मिस्टेक की है, आपने उसको बताया कि ये ऐसा नहीं ऐसे होना चाहिए था, सो इट विल लर्न फ्रॉम इट्स मिस्टेक और वो गलती वापस नहीं करेगा। तो चीजों को परफेक्ट बनाने के लिए हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर आए, वरना काम तो इंसान भी सब कर सकते थे। ह्यूमन एरर को रिड्यूस करने के लिए हम एआई को इंट्रोड्यूस करवाया गया है। The final game, अच्छा ये आगे, the final game will be released under a license. Take one or more boxes in each row to identify the licenses each statement describes. पहले वाले को तो फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन में लगा दें और ओपन सोर्स इनिशिएटिव। अब देखो फ्री सॉफ्टवेयर, अगर आप में से याद हो ओ लेवल्स के अंदर, तो फ्री सॉफ्टवेयर क्या था, एक वाहिद सॉफ्टवेयर था जिसको हम मॉडिफाई कर सकते थे। आई एम टॉकिंग अबाउट द ओ लेवल्स। तो फ्री सॉफ्टवेयर का तो सोर्स एडिट किया जा सकता है। ओपन सोर्स कौन से होते हैं? ओपन सोर्स वो होता है जिनकी सोर्सेस, मतलब जिनका सोर्स कोड आपके पास अवेलेबल होता है। जस्ट लाइक के यहाँ पे अक्सर मैं जो ओपन बोर्ड यूज कर रहा होता हूँ टू राइट थिंग्स, वो एक ओपन सोर्स है। मींस इफ आई वांट टू मेक मॉडिफिकेशंस और मेक चेंजेस इन माय प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू माय यूज, आई कैन मेक दैट। मेरे पास पूरा सोर्स कोड अवेलेबल है, मैं उसमें कलर्स चेंज कर सकता हूँ, कुछ चीजें ऐड करना चाहूँ, सब्ट्रैक्ट करना चाहूँ, सब कुछ किया जा सकता है। तो ये दोनों आपके पास प्रोग्राम्स हैं जिनको आप एडिट कर सकते हो। The user must always pay before being able to use the software. हमारे पास, क्योंकि ओ लेवल से थोड़ा सा लिंक करता हुआ आ रहा हूँ, हमने ओ लेवल्स में कुछ ये चीजें पढ़ी थी। फ्री सॉफ्टवेयर, फ्रीवेयर एंड शेयरवेयर। और एक ही चीज में पूछा अक्सर करता था कि आपके पास फ्री सॉफ्टवेयर, फ्रीवेयर और शेयरवेयर में से कौन सा फ्री है? ये तीनों के तीनों फ्री है,
आपके पास मींस डेमो वर्जन आ जाता है शेयरवेयर का, फ्रीवेयर तो टोटली फ्री है और फ्री सॉफ्टवेयर भी फ्री है। मींस द यूजर मस्ट ऑलवेज पे, एक ही सॉफ्टवेयर है जिसको हमेशा आपको पे करके यूज करना पड़ता है, दैट इज योर कमर्शियल सॉफ्टवेयर। शेयरवेयर बेटा फ्री मिल जाता था, लेकिन या तो लिमिटेड टाइम होता था या लिमिटेड फीचर के साथ मिलता था, मिल जाता था, बाद में परचेज करना पड़ता था, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लिखा मस्ट ऑलवेज पे बिफोर बीइंग एबल टू यूज द सॉफ्टवेयर, तो दैट इज ओनली द कमर्शियल सॉफ्टवेयर। द यूजर कैन रीडिस्ट्रीब्यूट द सॉफ्टवेयर, जाहिर सी बात है ये दोनों तो कर ही सकते हैं। शेयरवेयर भी अगर, हाँ सही है, मैंने अगर सपोज एक एंटीवायरस इंस्टॉल किया है जिसमें 7 डेज का ट्रायल पीरियड है, वो मैं अगर आपको भेजूं तो आप भी यूज कर सकते हो। सही, आप 7 डेज के बाद खरीदना चाहो तो खरीदो, ना ही खरीदना, लेकिन आप यूज कर सकते हो, रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। बट कमर्शियल सॉफ्टवेयर तो एक ही की गिवन होती है, उसके बाद वो की आपने एक बार यूज कर ली तो वो खत्म हो गई, अब न्यू की जनरेट की जाएगी जो भी उसे खरीदेगा। तो हमारे पास क्या आ गया, the user always gets a trial period। ट्रायल पीरियड किसमें होता है, अभी यहाँ डिस्कस भी कर दिया। क्या है, 4 माह, ओके फ्री है। ओके, आई गेस आप लोग का ये फेवरेट क्वेश्चन होना चाहिए। नो, ओके वली बेटा, इफ लॉजिक गेट फेवरेट नहीं है तो बेटा फिर मुझसे इस क्लास के बाद बात जरूर कर लेना। लॉजिक गेट सबसे इजीएस्ट है। एनीवेज, आई एम गिविंग यू अगेन 2 मिनट्स, इसे कंप्लीट करो, ट्रुथ टेबल सॉल्व करो, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास A एंड B एंड C, इसको दो तरीके से भी किया जा सकता है। मींस मैंने पहले A एंड B बनाया और फिर मैंने C कर दिया, एक तो ये तरीका भी है। या फिर A B C, मतलब मैं लिख देता हूँ A B एंड C, ये बना दिया। तीनों का जो, दोनों का जो जवाब है वो सेम ही आना है, बट आई वुड रिकमेंड कि आप ये वाली टेक्निक ही लेके चले। ऑल्दो इट्स करेक्ट, क्यों, क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर ने जो मार्किंग की है वो पर गेट के हिसाब से की है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। इजी है, मुझे पता है बेटा। हाँ, ट्रुथ टेबल बनाने में आसानी होती है। आपने कहा A एंड B, फिर वो कहता है एंड C, और B's और C, ये एक स्टेटमेंट बन गई। बीच में सेंटर गेट और है, वैसे मुझे पहले और बनाना चाहिए था, और मैंने बनाया। और के लेफ्ट साइड पे ये पूरा सर्किट आ रहा है, और की जो राइट साइड पे है वो क्या आ रहा है, B's और C। आपने कहा B आया, ये जोर आया, और ये सर्किट कंप्लीट हो। ओके, आगे आपसे ये ट्रुथ टेबल सॉल्व करने के लिए कह रहा है। अगेन याद रखना, ट्रुथ टेबल में आपके पास वर्किंग स्पेस के कोई मार्क्स नहीं होते, और यहाँ पे अगर 2 मार्क है तो 2 मार्क का मतलब हुआ ये 4 एंड ये 4, एक एक मार्क। हमारी स्टेटमेंट क्या है, वी हैव अ सिंपल स्टेटमेंट A एंड B एंड C और B's और C। या तो आप वर्किंग स्पेस कर लो, या अगर आप बहुत ज्यादा चीते हो चुके हो तो उसके लिए चीते होने का सिंपल यही है कि आप इस स्टेटमेंट में देखो A एंड B एंड C, इन तीनों को जब मिला, एंड के साथ मिला, इन तीनों की वैल्यू एक साथ 1 कब आई है, वो एक ही बार आई है, ये वाले कॉलम में।
बीज और सी, बीज और सी का मतलब क्या हुआ कि दोनों की वैल्यू बी एंड सी की सेम नहीं होनी चाहिए। सेम कहाँ कहाँ नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर नहीं है, क्योंकि हमारे पास बीच में और गेट आ रहा है। और गेट का मतलब हुआ या तो रेड वाला सर्कल हुआ हो या ब्लू वाला सर्कल हुआ हो, दोनों में से जहां भी हुआ है वो वैल्यूज 1 होनी चाहिए। मींस यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा, बाकी सारे के सारे जीरो। ये एक शॉर्टकट होता है जो हम स्टेटमेंट को देख के डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। आई अगर किसी को इसमें मसला आया है, इतने प्रो नहीं हो लेकिन आंसर ठीक है, ओके। बाकी आप इंडिविजुअली सॉल्व कर सकते हो। जी बेटा, यही तरीका होता है, वो तो बच्चों के लिए होता था कि इंडिविजुअली हम अलग अलग करके करते हैं। तो ये इतने अगर अच्छे हो चुके हो, देन आई वुड रिकमेंड टू गो फॉर दिस मेथड। अदरवाइज जो करते हुए आ रहे हो अलग अलग, एक एक को ए को बी से, फिर बी को सी से, फिर बी और सी निकाला, फिर दोनों का और निकाला, वो ज्यादा बेस्ट है। इफ यू आर गुड एट इट, सिंपली कर लो, आराम से हो जाएगा, मसला नहीं है। सिर्फ स्टेटमेंट को केयरफुली रीड करना होता है। यही अगर अब यहाँ पे देख लो, मेरे पास अगर बीच में और की जगह एंड होता, तो एंड का मतलब क्या हुआ कि ब्लू टिक जो मैंने ब्लू बॉक्स बनाया वो और रेड बॉक्स जहां पे दोनों कोलाइड कर रहे हैं, मतलब इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ वहीं पे 1 आएगा, बाकी सब जीरोज हो जाएंगे। तो अगर यहाँ पे मैं बीच में एंड लगा दूं तो एंड के हिसाब से सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगे, क्योंकि किसी भी रॉ के अंदर ब्लू और रेड एक साथ नहीं आया। सही, तो ये बीच वाले गेट, सेंटर गेट से मैटर कर रहा है। क्लियर? Is it clear to all of you? Yes, sir. आगे चलते हैं। असेंबली, मेरे ख्याल से तुम लोग की जितनी असेंबली की प्रैक्टिस हो चुकी है, तो अब असेंबली करने में मजा आता होगा। मुझे करके दे रहे हो, हार्डली मेरे ख्याल से 2 से 3 मिनट लगने चाहिए आपको कंप्लीट करने में, या मैं करवाऊं? मैं करवा दूं, एक बार ट्राई तो कर लो। नहीं चलो मैं करवा देता हूँ, मसला नहीं। उसके लिए मैं व्हाइट बोर्ड पे आ जाता हूँ। क्यों? आई गेस बाकी सब मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो तो एंजॉय करते हैं। मिशाल, अनस, अहमद, Sir, असेंबली लैंग्वेज करने में बोर होते हो, मजा आता है? मजा आता है। मजा आता है ना? Do not trace the program any further when a third input is required. Okay, इसमें सिर्फ 2 इनपुट्स दिए, A and D। तो मैं फिर यहीं से कॉपी कर लेते हैं। क्या आ गया है ओपन बोर्ड पे, पिक्चर्स, ये आपकी कमांड्स है, यहाँ पे आपको डेटा लिखना है। और हमारे पास 2 ही इनपुट गिवन है, कौन कौन से? A and D। थर्ड इनपुट जहां भी चाहिए वहां पे हमें प्रोग्राम को रोक देना है, ये हमारा प्रोग्राम एग्जामिनर ने हमसे कहा है। ओके, स्टार्टिंग इट फ्रॉम इन।
इन का मतलब क्या होता है कि आपने जो भी कैरेक्टर इनपुट किया है उसका एस्की कोड एक्यूमुलेटर के अंदर लोड हो जाएगा, which means यहाँ पे मेरा इंस्ट्रक्शन एड्रेस स्टार्ट होगा फ्रॉम, क्योंकि मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 70। एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि मैंने ए इनपुट किया है, एस्की कोड फॉर ए इज कैपिटल ए का एस्की कोड होता है 65। 71 पे हम कर रहे हैं कंपेयर 100। कंपेयर 100 का मतलब होता है कि यहाँ पे ये एड्रेस लिखा हुआ है, अगर हैश लिख के 100 लिखा होता मींस मैं उस कंपेयर वैल्यू कर रहा हूँ, बट अभी फिलहाल मैं 100 पे क्या कंटेंट पड़ा हुआ, इट इज 68। is 68 is equivalent to the value which is stored in accumulator? क्या इन दोनों की वैल्यू सेम है जो accumulator में और 100 पे जो पड़ी हुई है? No, sir. If it's not, means हमारा कंपेयर यहाँ पे क्या आया, फॉल्स आया। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अपने आप को समझाने के लिए, फॉल्स। तो JPE stands for jump equal। अगर मेरा कंपेयर ट्रू होता तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होती, ये वाली लाइन पढ़ के हम छोड़ देंगे, हम कहाँ आ जाएंगे 73 पे। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि मैंने ये लाइंस पढ़ी हैं, 71 लाइन भी पढ़ी मैंने, 72 भी पढ़ी, अब मैं आ गया 73 पे। 73 कहता है कंपेयर 101। 101 पे इट इज 65। कंपेयर मेरा ट्रू आएगा फॉल्स आएगा? कंपेयर ट्रू आएगा, क्योंकि 101 पे भी 65 है, एक्यूमुलेटर की वैल्यू भी 65 है। तो 73 पढ़ने के बाद जब मैं 74 पढ़ूंगा तो 74 लाइन कहती है आई नीड टू जंप to 76 if my comparison was true। yes, मेरा comparison true था यहाँ पर, तो मैं 76 पे आ जाऊंगा, मींस इस लाइन पे आ जाऊंगा। तो 74 के बाद मैंने डायरेक्ट कहाँ जंप किया, 76 पे। 71, 72, 73, 74 ये सारी की सारी आपकी सिर्फ प्रोसेस हुई है, इसमें कोई भी जगह स्टोर नहीं हुआ, तो ये सारी लाइंस ब्लैंक है, ब्लैंक लिखना है बेटा, इसके मार्क्स मिलेंगे आपको, खाली लाइंस, क्योंकि आपने ये इंस्ट्रक्शंस रीड की हैं। 76 स्टेट्स LDD 102। हमने क्या स्टोर किया, सॉरी क्या उठाया हमने, 102 पे गए, 102 पे हमारे पास 100 पड़ा हुआ था, 100 लोड हो गया कौन से इंस्ट्रक्शन पे, 76 पे। 77 स्टेटमेंट सेज इंक्रीमेंट एक्यूमुलेटर, इट विल बी 101। स्टोर 102 मींस हमने इसको वापस स्टोर करा दिया 102 पे। ये कौन सी स्टेटमेंट है, 70, हाँ एक सेकंड, ये वाली मेरी स्टेटमेंट 77 थी। 78 पे मैंने जाके क्या करवा दिया, 101 को स्टोर करवा दिया। जंप 70, वापस से मैं कहाँ चले जाऊंगा, उठ के सीधा इस स्टेटमेंट पे आ जाऊंगा, सही? Yes, sir. तो ये मैंने कौन सी स्टेटमेंट पढ़ी, 79 भी स्टेटमेंट मैंने जाहिर सी बात है पढ़ी है और उसको आगे चलाया। अब मैं वापस कहाँ चला गया, 79 स्टेट रीड करने के बाद मैं वापस से आ गया 70 पे। 70 पे जब मैं आया तो मेरा नेक्स्ट इनपुट था D, तो ये 65 है, B 66 हो जाएगा, 67, ये 68 है। तो अगेन 70 पे जब आया तो हमारी वैल्यू लोड हो गई 68। हमने कंपेयर किया, अच्छा मैं वापस चीज इरेज कर रहा हूँ यहाँ वाली, तो ये एक बार एग्जीक्यूट कर चुके हैं। अब मार्कर कलर चेंज कर लेते हैं। 70 स्टेटमेंट पे ये 68 लोड हो गया। कंपेयर 100 पे गए, 100 पे 68 पड़ा हुआ, इसमें कंपेयर ट्रू और फॉल्स? तो हमने 71 जब स्टेटमेंट रीड की तो हमारा कंपेयर ट्रू आया। 72 पे गए तो 72 सेज JPE 80 मीन जंप इक्वल्स टू 80। कब जाना है, अगर मेरा कंपैरिजन ट्रू होता। क्या मेरा कंपैरिजन ट्रू था, यस मेरा कंपैरिजन ट्रू था, तो मैं आफ्टर रीडिंग 71 एंड 72 में डायरेक्टली कहाँ जंप कर जाऊंगा,
80 पे। 80 स्टेटमेंट क्या कहती है? LDD 102, सॉरी 102 पे क्या पड़ा हुआ है? 101, मैंने 101 नोट करवा दिया। डिक्रीमेंट एक्यूमुलेटर मींस 81 स्टेटमेंट सेज कि उसको डिक्रीमेंट करना है, मींस अगेन 100 हो गया। स्टोर 102 पे स्टोर करा दिया, मींस 82 स्टेटमेंट पे मैं वापस जाके उसको 102 पे स्टोर करवा दूंगा। 83 स्टेटमेंट कहती है जंप टू लाइन 70। वापस मैं जब 70 पे गया, अब मेरा थर्ड इनपुट आ रहा है, ये थर्ड इनपुट मेरा एंड है, क्योंकि इसने मुझसे क्वेश्चन में कहा था कि हमें प्रोग्राम स्टॉप करना है कब? जब थर्ड इनपुट की नीड पड़े। इज इट क्लियर वली? जी सर। तो कितने मार्क्स हैं आपके पास? चार मार्क का क्वेश्चन था। मींस देखो आप यहाँ पे आप चेक करो, एएस के पेपर के ना ये मार्क्स नॉर्मली बांट रहा होता है बेसिक क्वेश्चंस के। आपने 4 मार्क की एक्यूमुलेट ये असेंबली के किए, 2 और 4 6 मार्क आपके, ये मतलब 10 मार्क आपका हो गया। ये 4 मार्क भी आपके नॉर्मली अगर आप पढ़ के गए हुए तो फ्री थे। हाँ, ये थ्योरेटिकल पार्ट वाले मैं नहीं कहूंगा क्योंकि लिखना आप पे मैटर करता है। अगेन डीएमएल जो था असेंबली के अंदर, डीडीएल जो था, और ये तो टोटल आप मार्क्स चेक कर लो आपके 6 to 8 and 8 16 डेटाबेस के 16 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ था, और मुश्किल कुछ भी मुश्किल नहीं था इस क्वेश्चन में। 16 + 4 और 6, 16 4 20 20 26 30। 5 मार्क वो थ्योरी वाले छोड़ के हमने अब तक टोटल 35 में से 30 मार्क का जो क्वेश्चन किया है उसमें मेरे ख्याल से आप लोग में से किसी को भी कोई मुश्किल नहीं लगी होगी, या लगा है अब तक कुछ? अब आ जाओ बिट मैनिपुलेशन पे आ गया, ये बिटवाइज ऑपरेटर्स आ गए, एंड और जोर। ये कह रहा है द कंटेंट ऑफ द मेमोरी एड्रेस 300 आर शोन। The contents of the memory address 300 represents an unsigned binary integer. ठीक है, अनसाइन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 2's कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये वाली जो बिट है हमारी ये पॉजिटिव ही है। कौन सा एड्रेस पे? 300 पे पड़ी हुई है। Write the denary value of the unsigned binary integer in the memory address 300. सिंपल कह रहा है कन्वर्ट करके दे दो। कन्वर्ट कर सकते हो? 102 आपका ये आ रहा है 1 2 4 8 16 32 64। तो 64 + 32 96, 96 + 400 and 102. An assembly language program needs to test if bit number 2 in memory address 300 is a 1 or not. सही है? Bit number 2 in memory address 300 is a 1 or not. Bit number 2 कौन सी है? ये वाली है। मुझे इसको चेक करना है कि ये 1 है या नहीं है। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं? टेस्टिंग कर रहे हैं। टेस्टिंग के लिए हम क्या यूज करते थे? एंड। हमें जब टेस्ट करना होता था या किसी बिट को क्लियर करना होता था तो हम नॉर्मली यूज करते थे एंड। मास्क क्या बनाओगे? इस वाली बिट, जिस बिट को टेस्ट करना होता था उसको 1 रखते थे, बाकी सबको क्या कर देते थे? 0। तो अगर उसको डेनरी में कहा जाए तो क्या हो जाएगा? ये आपका आ जाएगा 4। हेक्सा की बात की जाए तो हेक्सा में कैसे लिखा जाएगा? 0 1 2 4 8। तो ये आपका डेनरी वैल्यू आ गई। हेक्सा में अगर लिखना होता तो हम लिखते 0 4, और बाइनरी आपके पास ये रहा ऑलरेडी सामने।
बिट मैनिपुलेशन याद है? Yes, sir. अहमद, अनस, जैरेड, अनस नहीं ओके, वली, कोई इशू? जो अभी मैंने सामने थोड़ा सा स्पीड में कुछ आई गेस बातें की हैं। अगर मुझे किसी बिट को सेट करना होता है तो सेट के लिए मैं क्या यूज करता हूँ? और मुझे अगर किसी को ऑपोजिट करना होता था तो मैं क्या यूज करता था? XOR। ये बिट्स थे हम जो यूज करते थे। ठीक है, अगर किसी को याद नहीं है प्लीज मेरा बिट मैनिपुलेशन वाला लेक्चर एक बार जरूर देख लेना। Okay, sir. तो आपका यहाँ पर एंड आ जाएगा और ऑलरेडी उसने #04 लिख दिया। #04 का मतलब क्या हुआ कि टेनरी में 4 लिखा है। अगर ये मुझसे हैश की जगह मुझसे हेक्सा में पूछता तो हेक्सा के लिए हम एम्परसेंड यूज करते हैं, बाइनरी के लिए बी यूज करते हैं। An assembly language program needs to क्या कह रहा है? Needs to set bit numbers 4, 5, 6 and 7 to 0 but keep bits 0 to 3 with their existing values। क्या कह रहा है ये? 4, 5, 6 and 7, 4, 5, 6, 7, इन चारों को 0 करवाना है और बाकी आपको क्या करना है? इन बिट्स को जैसी थी वैसा रखना है। हमें बेसिकली बिट क्लियरिंग करनी है या बिट सेटिंग करनी है? Clearing. क्लियरिंग करनी है। क्लियरिंग के लिए कौन सा यूज करते हैं मैंने अभी बताया था। जेरेड कौन सा यूज करते हैं? टेस्ट करना हो, क्लियर करना हो, हम एंड यूज करते हैं। तो मेरे पास 0 0 0 0 1 1 1 1 ये आपको करना है। तो ये आपका मास्क बन गया। आपने लिखा सिंपली बाइनरी एंड, या तो इसको आप लिख सकते थे एंड हैश 4 1 तो 15, या आप इसको लिख सकते थे एंड M% का साइन 0 F। ये तीनों आंसर्स करेक्ट होंगे। कोई इश्यूज किसी को यहाँ पर? No, sir. Complete the following description of the internal components of a computer by writing the missing terms। The dash transmits the signal to coordinate events based। कौन करता है? On the electronic pulse of the system clock। यहाँ तो सिस्टम क्लॉक आ जाएगा। पल्स एक में ही चल रही होती है हमारे पास सिस्टम क्लॉक में ही। The dash transmits the signal। सिग्नल ट्रांसमिट कौन करता है? सॉरी, कंट्रोल बस करती है। कंट्रोल यूनिट में नहीं। कंट्रोल यूनिट भी लिख सकते हो क्योंकि उसने यहाँ पे ये नहीं भेजा। आप कंट्रोल बस लेके भी जा रही होती है और दी कंट्रोल यूनिट ट्रांसमिट दी सिग्नल्स। ट्रांसमिट मतलब ट्रांसफर कर रहा है ना, ट्रांसफर आपको बेसिकली कंट्रोल बस लेके जा रही होती है आप, लेकिन कंट्रोल यूनिट भी ले जा सकते हो उसमें। दोनों चल जाएंगे, बट क्योंकि हमने ट्रांसमिट ट्रांसफर कर रही है लेके जा रही है तो कंट्रोल बस आपकी लेके जाती है। The dash carries data to the component। Data bus. Data bus।
while the dash carries the address. Address bus. Where data needs to. The dash performs mathematical operations and logical. कौन करता है? ALU. Arithmetic logic unit या ALU दोनों acceptable है. Okay, describe the way in which the following factors can affect the performance of his laptop या computer. Number of cores बढ़ाने से क्या फर्क पड़ेगा? Computer runs faster, sir. How? Why? दो मार्क. देखो एक बात याद रखना. Each core executes one cycle at a time. So increasing number of cores will increase number of cycles performed at a time. So आप क्या लिखोगे? क्या increase होगा? की speed. आपको बात करनी है. So computer performance will increase. या speed का भी लिख सकते हैं. Clock speed. Clock speed का मतलब क्या होता है? Internal clock. Clock speed means number of cycles in a second. Number of cycles performed in a second. So increasing clock speed will increase number of cycles executed in a second, hence performance will increase. कोई issues? No, sir. SAT accesses both software and data using cloud computing. Give two benefits of storing data using cloud computing. क्या क्या फायदे होते थे? So it can be accessed from any device connected to the internet. The data can be easily shared. Can be accessed from anywhere using internet access. Sir, backup provide करता है. Sir, backup provide करता है. बैकअप प्रोवाइड करता है. इसके अलावा Storage device की जरूरत नहीं होती. कैन बी इजीली मैनेज्ड. यहाँ पे ये लिख सकते हैं नो नीड ऑफ separate storage device or no ये कह सकते हैं most of the cloud services या most cloud services सभी सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है. ओके तो enhance security. सिक्योरिटी बढ़ी हुई होती है. Can easily increase storage capacity
आपको सिर्फ परचेज करनी होती है। और भी बहुत सारे इसके फायदे हो सकते हैं क्लाउड के। मोस्टली आधे ज्यादा लोग, जैसा आप अभी आपने जीमेल यूज कर रहे हो या एप्पल के iCloud यूज कर रहे हो, तो iCloud 5 GB फ्री सबको ऐसे ही बांट देता है। गूगल आपको 15 GB ऐसी ईमेल सर्विसेज प्रोवाइड कर देता है। तो ये बहुत सारे हैं। गिव टू ड्रॉबैक्स ऑफ साइट्स यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग का मसला क्या है? So you have to pay for higher storage capacity. ओके, और देखो सर सब, अगर सर्वर डाउन हो गया तो वो जो है आपका डेटा रिस्क में होगा। तो आप सिंपली ये लिख सकते हो ना, कैन डेटा कैन ओनली बी एक्सेस, डेटा कैन only be accessed using internet. Secondly, user has no control over security. आप अपने हिसाब से सिक्योरिटी को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आपके डेटा हैक होने के चांसेस यहाँ पे बढ़ भी जाते हैं। उसके अलावा takes time for uploading and downloading data. और अगर आपके दिमाग में कुछ आ रहा है तो मुझे प्लीज बता दो। अभी जैरेड ने कहा था यू नीड टू पे फॉर द मोर स्टोरेज, सो इट कैन बी एक्सपेंसिव, क्योंकि आपको पर मंथ पे करना पड़ता है, तो एक्सपेंसिव पड़ सकती है आपको ये। तो ये क्लाउड सर्विसेज के कुछ थे। कुछ अच्छा तो आया। पब्लिक आईपी एड्रेस। पब्लिक आईपी एड्रेस क्या होती है? सर जो ISP साइन करता है। पब्लिक आईपी एड्रेस आपको नॉर्मली आपके आईएसपी आपको असाइन कर रहा होता है, आपका राउटर को असाइन कर रहा होता है वो, सही है। तो पब्लिक इट इज ओनली विजिबल टू डिवाइसेस विद इन द लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क में सिर्फ कौन किसको अवेलेबल नजर आ रही होती है? आपकी कौन सी आईपी नजर आ रही होती है? प्राइवेट आईपी। लोकल एरिया नेटवर्क मींस मेरे घर में अगर जो मेरी आईपी है अभी एज अ लोकल आईपी जो चल रही है 192.168.100.1 या .2.3 जो भी चल रही है 192.168 वाली, तो ये आईपी आप लोग मेरी नहीं देख सकते। ये सिर्फ मेरा मोबाइल मेरे लैपटॉप की देख सकता है, या मेरे फादर या मेरा भाई है, जब घर में जो भी लोग मेरे राउटर से कनेक्टेड है सिर्फ वो देख सकते हैं। ये हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्टेड है। पब्लिक आईपी एड्रेस क्या होता है? दुनिया के अंदर जो भी देखना चाहे ये सबको नजर आ रही होती है। तो पब्लिक आईपी एड्रेस हो जाएगी इंक्रीमेंट्स बाय ईच टाइम डिवाइस में नहीं, a new one is relocated each time। अच्छा, क्योंकि ये वाली तो किसी से नहीं मिल रही। a new one is reallocated each time a device connects to the internet। ये कौन सी होती है? हर बार एक नई आईपी मिलती है आपको। Dynamic। it can only be allocated to a router। जरूरी नहीं है किसी के लिए भी कि सिर्फ राउटर के लिए दी जाए। It is visible to any device on the internet। ये कौन सी हो जाएगी आपकी? Public. IP address। It does not change each time a device connect to internet। ये आपकी static होगी। static। इसमें तो आई गेस किसी को कोई इश्यूज आने तो नहीं चाहिए थे। ओके, कितना नंबर पेपर है? एंड ओके। A computer uses the ASCII character set. State the number of characters that can be represented by the ASCII character set and the extended ASCII character। 128 and 256।
128 and 256. बेसिकली ये 7 बिट्स पे था और ये 8 बिट्स पे आ गया था. Explain how a word such as house is represented by ASCII character set. Sir, each character has a unique ASCII code. Okay. Here. Sir, the codes could be stored in the order of the word. No, in the order in the word. The ASCII code would be stored as binary in the computer. तो हमारे पास जब भी हम कंप्यूटर में ये टाइप करते हैं पहले ये समझना ASCII कोड काम कैसे कर रहा होता है. जैसे ही मैंने सपोज यहाँ पे A लिखा तो A लिखने के बाद जैसे ये हुआ क्या, ये रिप्लेस हो गया ASCII कोड से जो मेरे कंप्यूटर में जाते हुए. अभी भी बैक एंड पे ASCII कोड शो हो रहा होगा कंप्यूटर को और मुझे वो उसके कैरेक्टर शो करता है. तो हम यहाँ पे सिंपल लिख सकते हैं ईच कैरेक्टर हैज इट्स own unique code. For example, capital A is equals to 65, capital B is equals to 66, and so on. फिर आप कहते हो explain how words such as house is represented by the ASCII character set. तो आप सिंपल लिख सकते हो each character in the word is replaced by its code and storing inside the computer. Roma, enough. Unicode is a different character set. The Unicode code value for the character 1 is denary value 49. ठीक है, denary value 49 है. कह रहा है हेक्साडेसिमल में करके दे दो. कर सकते हो कन्वर्जन, या तो 49 को हेक्सा में लाना है तो 16 से डिवाइड करो. 16 1 16, 16 2 32, 16 3 48, रिमाइंडर इज 1. क्या फर्दर इसको और 16 को डिवाइड कर सकते हो, 3 को सॉरी डिवाइड कर सकते हो 16 से? नो. तो ये आपका फाइनल आंसर है व्हिच इज 3 1. राइट द डेनरी वैल्यू फॉर द यूनिकोड कैरेक्टर 5. हमें क्या डेनरी वैल्यू चाहिए कैरेक्टर कोड 5 की. अगर मेरे पास मेरा 149 है तो 5 क्या होगा? वन 49 है, 250 हो जाएगा, 351 हो जाएगा, 452 हो जाएगा, 553 हो जाएगा. किसी को कोई इश्यूज? इसी तरीके से कैपिटल ए मेरे पास 65 था तो कैपिटल बी हो जाएगा 66, स्मॉल ए होता है आपके पास 97 तो स्मॉल बी हो जाएगा 98 एंड ये सो ऑन चलते जाता है. Sir, we don't have to memorize this, right? आप नीड टू मेमोराइज इट. देखो उसने यहाँ पे भी आपको 1 की वैल्यू बता दी, फिर उसने आपसे 5 पूछी. इसी तरीके से आपसे अगर वो W की पूछेगा या J की पूछेगा तो वो आपको कैपिटल ए या स्मॉल ए की वैल्यू बताएगा और आपसे बोलेगा कि अब मुझे इसकी वैल्यू बताओ. You just need to calculate it by just adding things. Okay, sir. Jennifer uses a program library HTML file की बात कर रहा है to help her write her computer program. Describe how computer library can be used while writing a computer program. Computer libraries जो आपके पास predefined functions होते हैं, ये simply वो आपकी libraries होती हैं, routines होती हैं. ये आपसे पूछ रहा है कि कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं.
तो यू कैन सिंपली राइट के बेसिकली कंप्यूटर लाइब्रेरी है क्या? क्या है ये? These are predetermined functions which she can use in a program सर तो डेवलपमेंट टाइम which will save her time. या आपके पास जैसे आपने लेंथ का सॉरी लेंथ का मिड का राइट लेफ्ट ये सारे फंक्शन से ये क्या थे? प्रोग्राम लाइब्रेरीज तो थी, प्रोग्राम रूटीन्स तो थी, ये सब रूटीन्स कहलाती हैं। ये प्री डिफाइंड होती हैं। तो आपको जस्ट क्या करना था, हम लेफ्ट के फंक्शन को कॉल करते थे, काम हो जाता था, इससे मेरा टाइम बच जाता था और मैं अपने अपने प्रोग्राम में इसको आराम से यूज कर सकता था। तो इसमें इससे ज्यादा लिखने की आपको जरूरत भी नहीं है। Jennifer uses an integrated development environment to write her computer program. The IDE allows Jennifer to use both interpreter and a compiler while creating a computer program. देखो ये ऐसे कभी क्वेश्चंस हैं तो आप describe the ways in which Jennifer can use both a compiler and an interpreter while developing a program. While developing a program and testing the partial completed program, she will use मैं फिलहाल अभी आपको जस्ट बता रहा हूँ कि आपको उस वक्त आंसर कैसे करना है। She will use interpreter because interpreter कैसे काम करता है? ट्रांसलेट लाइन बाय लाइन ऑन रियल टाइम Interpreter executes line by line and halts execution if an error is occurred, so she can correct the error and continue. अब अगर हम उसकी बात करें कंपाइलर की, कंपाइलर कब यूज होगा? After the program is complete, compiler is used to create an executable file. Exactly, compiler is used after the completion of program to compile the whole program and create an executable file so she can run as many time as she wants without translating the program again and again. ये मुझे नहीं पता कितने मार्क्स का था, जितनी डिटेल याद आ रही सारी लिख दी। 4 मार्क के लिए है, ये 4 मार्क्स से वैसे ज्यादा ही लिख दिया गया है। तो काइंडली अपने मार्क्स वगैरह देख के लिख लिया करो, इवन अगर इतना भी लिख रहे हो, स्पेस आपके पास बच रही है तो काफी है ये। या स्पेस इज ऑफन लेस सो, लेकिन अपनी आपकी राइटिंग में मैटर करता है, क्योंकि मेरी खुद की राइटिंग बहुत छोटी है व्हेन आई एम राइटिंग ऑन माय पेपर, सो आप अपने हिसाब से उसको मैनेज कर लीजिएगा। मार्क स्कीम को बेटा देखो छोड़ने के लिए छोड़ देगा। मार्क स्कीम में मल्टीपल पॉइंट्स होता है, यू जस्ट नीड टू सी दी हाउ मेनी पॉइंट्स यू वांट टू कवर अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स। आइडेंटिफाई टू डीबगिंग, देखो डीबगिंग के लिए सबसे बेस्ट क्या है?
एक तो आप ब्रेक पॉइंट्स डाल सकते हो। दूसरा सर वो रिपोर्ट विंडोज का जो आता है करके कुछ सिंगल स्टेपिंग। सिंगल स्टेपिंग इज डिफरेंट, रिपोर्ट विंडोज इज डिफरेंट। हम जब ब्रेक पॉइंट्स ऐड करते हैं तो उसमें फिर आप स्टेपिंग का ऑप्शन भी देते हो, आपको फॉरवर्ड स्टेपिंग करनी है, बैकवर्ड स्टेपिंग करनी है, तो आपके पास सिंगल स्टेपिंग का भी ऑप्शन देता है वो। लेकिन सर रिपोर्ट विंडोज वो ये तो नहीं हो जाएगा क्योंकि विंडोज सर एक ब्रांड है माइक्रोसॉफ्ट का, तो नहीं 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 बेटा, ये रिपोर्ट विंडो का मतलब होता है कि आपके पास नीचे एक स्क्रीन आ रही होती है प्रॉपर, उसमें इन दी एंड वो सारे आपको बता रहा होता है कौन सी लाइन में क्या क्या एरर था, पूरी एक रिपोर्ट जनरेट कर रहा होता है, तो दैट इज रिपोर्ट विंडोज। उसमें जहां जहां आपके पास एरर्स आ रहे होते हैं, वो किस वेरिएबल में मसला था, क्या इशू था, टाइप कास्टिंग का था, स्ट्रिंग इंटीजर का था, ये जो भी है वो सारे के सारे इशू हो रहा होता है, तो ये तीनों डिबगिंग टूल्स होते हैं। उसमें से आप जाकर वेरिएबल की वैल्यू चेंज करके प्रोग्राम को कंटिन्यू कर सकते हो। हाँ, कितने क्वेश्चंस रह गए यार, थक गया। 8। ओके। A computer, a company has several security measures in place to prevent unauthorized access to data on the computer. Describe the difference between the security and privacy of data. Security का मतलब क्या होता है? देखो, आप सर किसी चीज मैंने तो को पर सिक्योर कर रहे हो एक्सीडेंटल तो लॉस मतलब आप डाटा उसको अगेंस्ट द प्रोटेक्ट कर रहे हो। सिक्योरिटी का मतलब हुआ आप डेटा को प्रोटेक्ट कर रहे हो। प्राइवेसी का मतलब क्या हुआ कि हर एरे गेरे के आगे ना लग जाए। तो यहाँ पे आप बात कर रहे होते हो अनऑथोराइज एक्सेस की। तो सिक्योरिटी का मतलब होता है आप डेटा प्रोटेक्ट कर रहे हो कि आपका डेटा चोरी वोरी ना हो जाए या उसमें कोई चेंजेस ना आ जाए। आप प्राइवेसी की बात कर रहे होते हो कि हर कोई इसको एक्सेस ना कर सके, जाहिर सी बात है कोई ना कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन हो सकती है, कॉन्फिडेंशियल थिंग हो सकती है, तो उसके लिए हम ये रखते हैं, अपना प्राइवेसी मैटर करती है फिर। Each employee has a username and a password to allow them to log onto a computer, and employees' access rights to the data on the computer is set to either read only or read and write. Identify one other software-based measure that could be used to restrict the access to the data on the computers. देखो, हमने एक तो पासवर्ड लगा दिया, आप अपने फोन के अंदर नॉर्मली पासवर्ड लगाने के बाद भी एक और ऑप्शन ऑन रखते हो, कौन सा? सर लेवल्स ऑफ एक्सेस चेक करते थे ना। लेवल ऑफ एक्सेस। हाँ सर, लेवल्स ऑफ एक्सेस होते थे ना कि प्राइवेट वो इस पासवर्ड के बाद वो आपसे और भी सवालात करता था। हाँ, तो वो बेसिकली वो कहलाती है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन या थ्री फैक्टर, 2FA या 3FA। आजकल अभी जो सबसे, जैसे हम लोग क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं, तो क्रिप्टो करेंसी में नॉर्मली 2FA नहीं 3FA चलता है। 3FA का मतलब होता है कि मेरे मोबाइल पे भी कोड आता है और मेरी ईमेल पे भी कोड आता है, दो डिफरेंट कोड जब तक मैं एंटर नहीं करूं तब तक वो अकाउंट लॉगिन नहीं होता। इसी तरीके से 2FA का मतलब होता है फेसबुक या इंस्टाग्राम पे आप कोई न्यू डिवाइस से लॉगिन करते हो तो वो आपसे कोड मांगता है अगर आपने 2FA ओपन किया हुआ है। क्यों? वो आपको ऑथेंटिकेट करता है बाय सेंडिंग अ कोड ऑन टू योर ईमेल और योर अदर फोन नंबर, जस्ट टू वेरीफाई कि ये आप ही हो, क्योंकि पासवर्ड आपका लीक हो सकता है, लेकिन वो जो वन टाइम पासवर्ड जो जनरेट हो रहा था, जो कोड होता है, वो नॉर्मली इजी नहीं होता क्रैक करना। तो बायोमेट्रिक कैन बी यूज्ड, 2FA यूज कर सकते हो। अच्छा, रिस्ट्रिक्ट एक्सेस करने के लिए मैं चाहता था कि मेरे भार वगैरह जब भी सिक्योरिटी की बात की जाए और रिस्ट्रिक्ट एक्सेस की बात की जाए कुछ समझना है, सबसे आसान है, फायरवॉल। हर जगह चलती है। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, अच्छा सही सही सही। The company is also concerned about threats posed by networks and the internet. Identify two threats to the data that are posed by network and internet.
नेटवर्क के थ्रेड्स बहुत सारे हैं, क्या क्या है? फिशिंग, फार्मिंग, फिशिंग, फार्मिंग, हैकिंग, मैलवेयर, स्पाईवेयर, स्पाईवेयर, रैंसमवेयर, हैकिंग, वायरस। अच्छा वायरस हो गया, मालवेयर हो गया। मालवेयर में खैर वायरस फॉर्म वगैरह आप जो लिखना चाहो तो ज्यादा बेहतर है, वायरस से वायरस लिख दो। तो ये सारे क्या है? ये सिक्योरिटी थ्रेट्स तो हैं। इवन आप डॉस अटैक भी लिख सकते हो। डॉस अटैक आपको सर्वर को बिठा देता है, तो उसके वो भी एक सिक्योरिटी थ्रेट ही है। लेकिन डॉस अटैक इतना ज्यादा वो नहीं है, तो इसलिए बेहतर है ये 5 में से कोई भी 2 लिख दो। और फाइनली ये पेपर यहाँ पर एंड होता है। आई होप किसी को इसमें फिलहाल कोई क्वेरीज ना आई हो। सर बहुत